A very good afternoon to all of you. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से जो लोग जुड़ते जाएंगे सेशन को लाइक करते जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस मार्क करते जाएंगे अपनी, और सेशन को दूसरे लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे। This is me, your textbook super coaching app educator for DSSB, UPPGT and also UGC नेट कैटेगरी। ठीक है, जहाँ पे मैं 3:30 बजे सब सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक TGT एंड PGT चैनल पे मिलती हूँ वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। सो आज फ्राइडे है, एज डेस्टाइन टू बी आई एम हेयर विद यू पीपल। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए। और ये है आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे राजनीतिक विचारधाराओं से, यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे हम उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे। जिसने उससे पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू गेट PDF of important lectures and all the notifications of my videos। ठीक है, और ये उसका है लिंक। चलिए जी शुरू करते हैं देन आज के क्वेश्चन से। हु यूज द टर्म टोटलिटेरियनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम? सर्वाधिकारवाद किसने सबसे पहले यूज किया ये शब्द? हु यूज्ड दिस टर्म? जल्दी से बताएंगे। चलिए जी, मुसोलिनी। राइट आंसर इज मुसोलिनी। तो ये टर्म जो है सर्वाधिकारवाद, सबसे पहले किसने यूज किया? मुसोलिनी ने यूज किया। इट रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी। तो क्या अर्थ है सर्वाधिकारवाद का? वो है दैट एम्फेसाइजेस टोटल स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। तो मुसोलिनी और हिटलर, इन दोनों को हम फांसीवाद के अंदर भी पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जहां पे मनुष्य की, जो व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ है वो कुछ नहीं होती है। बिफोर बीइंग एन इंडिविजुअल ही इज पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रेस, कल्चर, रिलीजन। तो किसी न किसी ऐसे समुदाय का हिस्सा होता है जहां पे उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी मैटर नहीं करती, और उसकी हर चीज पे, हर स्फीयर पे दे वुड बी कंट्रोल ऑफ स्टेट अपोजिंग एनी फॉर्म ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और जहां पे मनुष्य को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार, स्वतंत्रता नहीं होगी। हर अधिकार जो है वो किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड द प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म? ये तो हम कल की क्लास में कर भी चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कंसिडर्ड द प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक जो लिबर्टी है उसी से रिलेटेड है। कल की क्लास में किया भी हमने बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या जवाब जनता दे रही है। सो यस, इट्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। JS मिल, TH ग्रीन, LT हॉब हाउस, तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि स्टेट के थोड़े बहुत इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कहीं नहीं बोलते कि स्टेट को, राज्य को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो TH ग्रीन, हॉब हाउस एंड JS मिल ऐसे थिंकर हैं जो कि बोलते हैं। लिबरलिज्म और सोशल लिबरलिज्म भी इसको बोला जाता है, सामाजिक उदारवाद। मैंने बताया भी था कल की क्लास में कि जो थोड़े से अच्छे होते हैं, सोशल डेमोक्रेट भी उनको बोला जाता है लिबरलिज्म के साथ साथ। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज सोशल डेमोक्रेट। एडवोकेट्स स्टेट इंटरवेंशन टू एंश्योर इंडिविजुअल मॉरल एंड मटेरियल फ्रीडम। तो जैसे पॉजिटिव लिबर्टी में बताया था कल कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है ताकि मनुष्य का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। और इसमें ये तीनों आ जाएंगे। इट्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस, TH ग्रीन, LT हॉब हाउस, इट्स प्राइमरी इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, समाजवादी शब्दावली का प्रथम प्रयोग कब हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, ये पेड क्लास में तो हो भी चुका है। यस, कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
चलिए जी जल्दी से बताएंगे। इजी है लड्डू क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा सोशलिज्म थोड़ा बहुत भी सबको पता होगा। तो जी समाजवाद शब्दावली पूछा गया, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, ठीक है। शब्दावली यानी कि टर्म जो है, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? रॉबर्ट ओवन ने। तो अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स में रॉबर्ट ओवन, खाली इनको हम साइंटिफिक सोशलिज्म में काउंट करते हैं, ठीक है। बाकी प्रिंस क्रोपाटकिन, सेंट साइमन, ये भी जो है नार्को सोशलिस्ट हैं। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ये अर्ली सोशलिस्ट थिंकर में इनको गिना जाता है। द टर्म सोशलिज्म कब यूज हुई थी? वॉज फर्स्ट यूज इन 1827। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि 1827 में रॉबर्ट ओवन ने इस टर्म को यूज किया था। कहाँ किया था? ओनाइट कोऑपरेटिव मैगजीन का नाम है। इस मैगजीन में उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था, टू प्रोपोगेट हिज आइडियाज एंड काउंटर इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजीज। तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी उसका अपोज करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is a positive liberal? और लास्ट में अब सबको आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है। यू ऑल हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन द एंड, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये भी कल की क्लास में हो चुका पॉजिटिव लिबरल। वेरी गुड, जिसने कल की क्लास देखी होगी। कल नहीं ली थी हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी, विद ऑन ट्यूसडे ना। ट्यूसडे को हुई है, कल नहीं हुई है। राइट राइट राइट, कल तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हुई थी। एक्चुअली इतनी सारी क्लासेस होती है ना, तो हम भी भूल जाते हैं कि कब कौन सी क्लास ली है, बट आई रिमेंबर ये आपकी हुई है। तो ट्यूसडे को ये क्लास हुई थी आपकी, राइट। सो राइट आंसर वुड बी हेरोल्ड जे लास्की। तो इनमें से लास्की जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। बाकी स्पेंसर, फ्रीडमैन, नोजिक, फ्रीडमैन नोजिक तो लिबर्टेरियन थिंकर्स में काउंट करते हैं हम इनको। मॉडर्न लिबरलिज्म जो कि थोड़ी सी वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात करता है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है इसको, सकारात्मक उदारवाद भी। रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल यानी कि क्लासिकल शास्त्रीय उदारवाद जो था, जहां पे लेसेस फेयर स्टेट की बात की गई, स्टेट के नेगेटिव इंटरफेरेंस के, उसके अगेंस्ट में ये आया। बट ओवरलुक द वेल, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेलफेयर क्या करता था, राज्य का जो कल्याणकारी नेचर था उसको इग्नोर करता था और बोलता था कि राज्य का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। राइज ऑफ आइडियोलॉजीज लाइक मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म, और इससे बाद में, इसके बाद मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज भी आई। टू काउंटर दीज थ्रेट्स पॉजिटिव लिबरलिज्म एडवोकेटेड फॉर वेलफेयर स्टेट। क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट मार्क्सिज्म सोशलिज्म आया, फिर मार्क्सिज्म सोशलिज्म को काउंटर करने के लिए मॉडर्न लिबरलिज्म आया, ठीक है। उनको काउंटर करने के लिए आया कर्बिंग द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम नहीं होनी चाहिए, जबकि मॉडर्न लिबरल बोलते हैं भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको समाज में अच्छा करना है, कल्याण करना है, तो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा कि थोड़े बहुत कल्याण के काम करता रहेगा, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एकदम अबॉलिश नहीं होना चाहिए। कौन कौन थिंकर आते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में? नाम याद रखेंगे, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, हॉबहाउस। ये क्वेश्चंस रिपीट मोड पे आएंगे, हमने ट्यूसडे को भी किए थे, रिपीट मोड पे आपकी क्लासेस में होंगे, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सीबी मैकफर्सन कैरेक्टराइज अर्ली लिबरलिज्म? प्रारंभिक उदारवाद को किस रूप में अभिहित किया है? स्टूडेंट्स को पता भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स को, मैकफर्सन को हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी इवन दैट हैज आल्सो बीन कवर्ड इनटू योर क्लास। दो तरीके के पावर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही उम्दा। एक तो रहेगा वन, इसके अच्छा ऑप्शंस, एक मिनट सॉरी, ये नहीं रहेगा। एक रहेगा डेवलपमेंटल एंड एक्सट्रैक्टिव पावर की बात करते हैं, ये डेवलपमेंटल विकासवादी, विकासात्मक एंड एक्सट्रैक्टिव पावर। एक्सट्रैक्टिव होती है जैसे एमपी फॉलेट का है पावर ओवर का कॉन्सेप्ट, जहां पे डोमिनेटिंग पावर। डेवलपमेंटल होती है जहां पे हम पावर को एक्सरसाइज करें सबका विकास करने के लिए, सबको साथ लेके चलने की जहां पे बात होती है। तो ये डेवलपमेंटल एंड एक्सट्रैक्टिव पावर की बात करते हैं, 1 and 3।
तो इसकी ये बात करते हैं डेवलपमेंटल एंड एक्सट्रैक्टिव पावर की। बट इन्होंने अर्ली लिबरलिज्म को, जो शास्त्रीय उदारवाद का, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया कि शास्त्रीय उदारवाद जो है वो यूटिलिटेरियन है, यानी कि उपयोगितावादी है। वो ज्यादा लोगों की ज्यादा खुशी के बारे में सोचते हैं, जैसे बेंथम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एंड प्रॉपर्टी लिबरलिज्म की बात करते हैं कि सत्व उदारवाद है, वो प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीड क्लास जो है, जिसके पास में पूंजी है, उसकी बात करता है ये। ठीक है, तो उसने शास्त्रीय उदारवाद को इन दो शब्दों के साथ में क्या किया है, उसकी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। बट ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के डेवलपमेंटल एंड एक्सट्रैक्टिव पावर की वो बात करते हैं। ठीक है। कार्ल पॉपर एंड हैना आरेंट क्रिटिसाइज्ड मार्क्सिज्म इन इट्स ट्यूटोरियल टेंडेंसी। ये एक सेकंड, ये आंसर किसी चलिए, ये आंसर तो इसका दिख गया आप लोगों को। चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग हो गई। Who among the following described Marxism as a totalitarian doctrine? किसने जो है वो मार्क्सवाद को टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन के रूप में क्रिटिसाइज किया? चलिए, कुछ इस पर डिस्कशन का मतलब है नहीं। कार्ल पॉपर एंड हैना आरेंट, कार्ल पॉपर की बुक है एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटीज, यानी कि ये उदारवादी थिंकर थे। और मार्क्सिज्म चूंकि ओपन सोसाइटीज को, उदारवादी जो सोसाइटीज होती है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो उस रूप में ये मार्क्सवाद को क्रिटिसाइज करते हैं। देन हैना आरेंट उसको टोटलिटेरियन के सर्वाधिकारवादी, जहां पे क्योंकि मार्क्सिज्म के अंदर भी इंडिविजुअल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सर्वाधिकारवाद की बात की जाती है उसके अंदर, तो हैना आरेंट भी उसको क्रिटिसाइज करते सर्वाधिकार के रूप में। और ये इसको द ओपन सोसाइटी, इनकी पुस्तक का नाम है कार्ल पॉपर की, तो याद रखेंगे। हैना आरेंट क्रिटिसाइज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इनटू रिजिड कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उदारवाद जो है वो एक सीरीज में आया है, तो उसको आपको कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया वो अरेंज करना है। जल्दी से बताएंगे। देखो, पहले आया है नेगेटिव लिबरलिज्म, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो स्टेट के नेसेसरी इविल बताता है, लेसेस फेयर स्टेट की बात करता है, तो सबसे पहले है नेगेटिव लिबरलिज्म। देन आया उसको क्रिटिसाइज, अभी कुछ स्लाइड 2-3 स्लाइड पहले देखा था। फिर आया पॉजिटिव लिबरलिज्म, ये आया है ये नंबर 1 पे, फिर ये 2 पे, फिर इसके बाद आया इगैलिटेरियनिज्म और फिर आया लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, तो 2 3 1 4 सॉरी 3 पहले, अच्छा पहले पे थर्ड आएगा, थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड 2 नहीं थर्ड 1, हाँ 20 का होगा। पहले पे आया थर्ड यानी कि नेगेटिव लिबर्टी, फिर आया पॉजिटिव लिबर्टी, फिर आया इगैलिटेरियनिज्म एंड देन आया लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन हो जाता है ना ऑप्शंस देके, ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो आंसर सही था, बट वो कंफ्यूजन देखते हुए कई बार ऑप्शंस ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, बट यही है। थर्ड पहले पे आएगा, थर्ड नेगेटिव लिबर्टी आएगा फर्स्ट पे, ठीक है, एंड देन पॉजिटिव इगैलिटेरियनिज्म एंड देन लिबर्टेरियनिज्म। करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये कुछ विचार दिए हुए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, और ये किस किस कंट्री में है, आपको करेक्टली मैच करना है। मतलब करेक्टली मैच इनमें से एक ही है, बाकी एक ऑड है, बाकी 3 इनकरेक्टली मैच्ड है, कोई एक ही इनमें से सही से तरीके से मैच किया हुआ है। सबको पता है, गेस लड्डू क्वेश्चन है, सबको ही पता होना चाहिए। ए जो है वो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, फासिज्म इटली। ये क्या है, करेक्टली मैच्ड है सिर्फ, बाकी करेक्टली मैच्ड नहीं है। नाजिज्म कहाँ था, ये फ्रांस में थोड़ी था, जर्मनी में था। गिल्ड सोशलिज्म ब्रिटेन में है।
ये सिर्फ करेक्टली मैच्ड है। फासिज्म जो है वो इटली में है। देन फैबियनिज्म ब्रिटेन, ये भी पेड क्लास में हो चुका है। सोशलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हम कर चुके हैं, गिल्ड सोशलिज्म क्या होता है, फैबियनिज्म क्या होता है। इज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट मूवमेंट एडवोकेटिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स रादर देन रेवोल्यूशनरी चेंज। तो मार्क्सिस्ट जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी चेंज की बात करते हैं, उनके अगेंस्ट फैबियनिज्म क्या बोलते हैं, दे शुड बी ग्रेजुअल चेंज थ्रू पार्लियामेंट्री मीन्स होना चाहिए। ऑलराइट चलिए जी, ये आपका यूपी पीजीटी का कोर्स ऐप के ऊपर चल रहा है, जहां पे मैं आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ 4:30 बजे सिविक्स की। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे हफ्ते में 5 दिन आपकी 4:30 बजे लाइव क्लासेस होती हैं ऐप के ऊपर। मैच द फॉलोइंग, यूटोपियन सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, साइंटिफिक एंड गिल्ड, और इनसे रिलेटेड थिंकर्स हैं। तो कौन किससे बिलोंग करता है? हाँ जी, क्विकली। Who belongs to which theory? तो चलिए देख लेते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म सी का तो हो जाएगा 1। पहले इससे ही देखते हैं। सी में कहीं 1 दिया हुआ है, जी हाँ, ए में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका यूटोपियन सोशलिज्म आ जाएगा 4 3 1 2। यूटोपियन सोशलिज्म सेंट साइमन, यानी कि जो अर्ली सोशलिज्म था ना, अर्लियर समाजवाद था, वो उन्होंने कोई साइंटिफिक तरीका बताया नहीं। उन्होंने बोला आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो सब चीजें बता दी, बट उन्होंने रास्ता नहीं बताया। इसीलिए यूटोपियन सोशलिज्म बोला जाता है अर्ली सोशलिज्म को, और उसी को क्रिटिसाइज करते हुए फिर साइंटिफिक सोशलिज्म आया। और फैबियन और गिल्ड सोशलिज्म ये बाद की है, ये साइंटिफिक सोशलिज्म के बाद की फॉर्म है। फिर फैबियन सोशलिज्म में सिडनी वैब आ जाएंगे, साइंटिफिक में कार्ल मार्क्स, गिल्ड सोशलिज्म में जीडीएच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म? आधुनिक व्यक्तिवाद। इंडिविजुअलिज्म भी आपकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है विद इन योर पेपर। चलिए, किसने ये तो क्वेश्चन यू मतलब ये 2021 में भी ये क्वेश्चन आया ऐसा। चलिए जी, ग्राम वॉल्स, आधुनिक व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? ग्राम वेल्स। इनमें से फॉर द फ्रीडम ऑफ ग्रुप्स एंड कंसिडर द स्टेट एज मेरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो राज्य क्या है? एक साध्य के रूप में कार्य करता है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो वो मनुष्यों का क्या है? एक कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है, और उन मनुष्यों के, व्यक्तियों के फ्रीडम की बात करता है मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। इट असर्ट्स दैट, इसके अनुसार राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र, और इसलिए व्यक्तिगत हित जो सही है वही सामाजिक और राजकीय दृष्टि से भी सही होगा। तो जो व्यक्ति हित से, यानी कि मेरे हिसाब से कुछ चीज है, तो राज्य क्या एक अमूर्त चीज तो है नहीं, मतलब वो क्या बना हुआ है, हम इंडिविजुअल्स का ही तो ग्रुप है, हमसे ही राज्य बना है। तो आपके मेरे थर्ड फोर्थ पर्सन के हिसाब से जो भी चीज सही होगी वही क्या होना चाहिए? वही उचित होना चाहिए। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म इंक्लूड्स नॉर्मन एंजल, ग्राहम बेल्स, बेलॉक एंड मिस फॉलेट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स के नाम ये याद रखने हैं, ये एग्जाम में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम क्लास में वही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको नोट डाउन करना है और उसको याद रखना है, ठीक है। नॉर्मन एंजल इन हिज बुक द ग्रेट इल्यूजन, एंड ग्राहम बेल्स की कौन सी बुक है? द ग्रेट सोसाइटी। देखो जी, 2 बुक के नाम भी आ गए इसमें, है ना। emphasize the concept of decentralization of power with this framework। कि मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म क्या बोलता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन मींस मोर अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकफर्सन पोर्ट्रेट अर्ली लिबरलिज्म एज पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। अभी किया है। चलिए देखते हैं जनता क्या कह रही है। हाँ जी, इसका राइट होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो ए क्या है? पोर्ट्रेट पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये तो अभी किया था कि इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस करता है अर्ली लिबरलिज्म, इसीलिए उसको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं।
Then R, it considers individual as the owner of his capacities and claims that he owns nothing to society. क्योंकि possessive individualism क्यों बोला उसको? स्वामीगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं के मालिक रूप में मानता है। व्यक्ति अपनी खुद का सॉवरेन अथॉरिटी खुद होती है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रारंभिक उदारवादी मानते हैं और इसीलिए वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। Contribution to political philosophy is the theory of possessive individualism. Individualism is considered the sole owner of his skills and capacities. तो अर्लियर उदारवाद क्या है? पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। That can be bought and sold in the open market. कि इंडिविजुअलिज्म की जो कैपेसिटी है, लेबर करने की जो कैपेसिटी है, वो मार्केट में खुले में क्या हो सकती है? बिक सकती है। This aligns with Macpherson's portrayal of early liberalism as possessive individualism. Next question. The government is the expression of the state. It fulfills the common purpose of individuals. किसने ये स्टेटमेंट बोली है? किसके अनुसार ये स्टेटमेंट दी गई है? सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। Who has given that statement? Answer would be D. Lecoq. स्कॉलर्स लाइक सिले। तो लिकॉक के साथ सिले भी ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल यानी कि शास्त्रीय राजनीतिक विज्ञान जो है वो खाली गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उन पे फोकस करता है। लिकॉक बिलीव्स दैट स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड द गवर्नमेंट इज इट्स प्रैक्टिकल कंक्रीट फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। कि हम जब बोले राज्य ये, जब भी हम बोलते हैं कि राज्य ये, तो क्या होता है कि राज्य की कोई इमेज तो बनती नहीं है। वो इमेज कैसे बनेगी? या तो इंस्टीट्यूशन से बनेगी या इंडिविजुअल से बनती है। ठीक है, तो राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है और उसमें इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? वो उनके इंटरेस्ट को प्ले करता है। कौन? गवर्नमेंट पूरा करती है। गवर्नमेंट उनकी क्या करती है? पूर्ति करती है। गार्नर एंड ब्लैंचले ऑन द अदर हैंड एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ द स्टेट। जबकि ये मतलब सिले एंड लिकॉक बोलते हैं कि गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी होनी चाहिए कि वो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ब्लैंचले और गार्नर, ये दो थिंकर, ये ऐसे थिंकर हैं जो क्या बोलते हैं कि राज्य की ही स्टडी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की नहीं होनी चाहिए। रिगार्ड द गवर्नमेंट एज अ मींस टू फुलफिल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। क्योंकि सरकार जो है वो गवर्नमेंट, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं, वो राज्य के इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसलिए राज्य की स्टडी होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई स्टेट? किसने राज्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया? राज्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? हाँ जी, एरिस्टोटल। क्या एरिस्टोटल ने सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण किया है? ये कल की क्लास में भी बात की गई थी। कल की में नहीं, शायद पहले कभी किसी क्लास में बात की गई है। डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, टिमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। फर्स्ट टू क्लासिफाई स्टेट, ही क्लासिफाइड देम बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। और उसके क्राइटेरिया क्या थे? द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, कि एक तो ऐसे नंबर के बेसिस पे जो लोग सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं, कि डेमोक्रेसी में भीड़ रहती है, पॉलिटी में कौन रहेगा, मोनार्की टीम, ऐसे। द मॉरल बेसिस, द पर्पस ऑफ दोस हु गवर्न, और दूसरा कि जो लोग गवर्न करते हैं वो उनका पर्पस क्या होता है। तो इस बेसिस पे उसने सोसाइटीज को गवर्न किया एंड इंक्लूडेड पॉलिटी इन द बेस्ट फॉर्म। और उसके हिसाब से पॉलिटी क्या है? बेस्ट फॉर्म है। बट दो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल फॉर्म बोलता है, जहां पे मिडिल क्लास का रूल होता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी के बाद ये इसको प्रैक्टिकल बोलता है डेमोक्रेसी को, विच इज नाउ रेफर टू एज डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी टर्म्स। उसने उसी टाइम पे बोल दिया था कि पॉलिटी बेस्ट है, ये पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल है, उसको कर लो। द लार्ज गोल्डन मीन थ्योरी, द लार्जेस्ट द मिडिल क्लास, द स्टेबल वुड बी द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scholar does not consider territory as an essential element of the state? स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट। और इनमें से किस थिंकर ने टेरिटरी को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में नहीं माना है? चारों में से। So the answer is D, सिले। वेरी गुड, सच एज सिले। दूसरे भी नाम है, याद कर लेंगे, सिले,
डुगवी, विल्लभाई, ये पब्लिक एड में पढ़ते हो आप, लिमोन, दे डू नॉट कंसिडर टेरिटरी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इनके हिसाब से राज्य के बाकी इंपॉर्टेंट है बट टेरिटरी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे हैं और कोई बाहर रह रहा है, अगर इंडिया का कोई मेंबर, तो वो एफिलिएटेड फील करेगा भारत से वैसे भी। तो टेरिटरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सिले बिलीव्स दैट अ स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट टेरिटरी, कि एक बिना टेरिटरी के भी स्टेट की फीलिंग एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ गेटल हैज डिफाइंड द स्टेट एज एन साइंस ऑफ द स्टेट। तो गेटल ने क्या बोला है कि स्टेट, राज्य क्या है, साइंस ऑफ द स्टेट, राज्यों का विज्ञान। एंड गार्नर स्टेटेड दैट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइज इन द स्टेट। क्योंकि गार्नर के लिए और गेटल के लिए राज्य क्या है, वो स्टेट इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए स्टेट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि गार्नर ने क्या बोला कि राजनीतिक विज्ञान का एम ही क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, लाइज इन द स्टेट, राज्य की स्टडी करने में ही उसका एम होना चाहिए। एंड लास्की भी क्लेम दैट स्टेट असर्ट्स इट्स सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर ग्रुप। और लास्की ने भी क्या बोला कि हर संस्था के ऊपर राज्य की सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये बाकी तीन जो है, इसमें जो नाम दिए गए हैं, गेटल, गार्नर और लास्की, तीनों स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि सिले जो है वो टेरिटरी को उतना इंपॉर्टेंट पार्ट उसका नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, this might be easy. Supporters of the organic theory of state are राज्य के सावयव सिद्धांत या जैविक सिद्धांत बोल लो, जैविक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं इनमें से? हाँ जी, जैविक सिद्धांत क्या होता है? ब्लंशिल एंड हर्बर्ट स्पेंसर कि राज्य एक लिविंग एंटिटी के रूप में, ऑर्गेनिक थ्योरी क्या बोलती है कि राज्य एक लिविंग एंटिटी के रूप में काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीता जागता, कि उसके पार्ट्स होते हैं, मनुष्य उसके हिस्सा होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, और किसी को भी काट दोगे तो राज्य जो है क्या हो जाएगा, वो उसकी काम करने की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। जस्ट एज द बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर, नाक सब आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन करके वह हमारी बॉडी को चलाते हैं, ऐसे ही स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के रूप में काम करते हैं, और एक भी बॉडी पार्ट को अगर आपने हटा दिया तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। स्टेट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स दैट फंक्शन कलेक्टिवली। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वर ब्लंशिल एंड स्पेंसर। ठीक है जी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द बेसिस ऑफ द स्टेट इज नॉट पावर बट विल? राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। चलो जी, इसका है ग्रीन, टीएच ग्रीन, बिकॉज ये क्या है, आइडियलिस्ट थिंकर है, आदर्शवादी, आदर्शवादी थिंकर हैं। तो लिबरल थिंकर क्या बोलते हैं, रिगार्ड द स्टेट एज अ मींस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य इंपॉर्टेंट है। वाइल मार्क्सिस्ट कंसिडर द स्टेट टू बी प्रोडक्ट ऑफ पावर, कि राज्य क्या है, जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके इंटरेस्ट को फेवर करने के लिए, पूर्ति के लिए राज्य एक टूल के रूप में काम करते हैं। जबकि टीएच ग्रीन बिलीव्ड दैट फाउंडेशन ऑफ द स्टेट लाइज इन मोरल विल नॉट इन पावर, कि राज्य का जो अस्तित्व है वो नैतिकता में है, ना कि पावर में, यानी कि शक्ति ग्रहण करना ही उसका मोटिव नहीं होना चाहिए राज्य का। उसका क्या है कि लोगों का नैतिक विकास, मॉरल विल, मॉरल इच्छा। हिज आइडियाज मार्क द बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। टीएच ग्रीन, कांट, हिगल, ये ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने एक सकारात्मक उदारवाद यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को शुरू करने में, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसको शुरू करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Which of the following thinkers define the state as power? राज्य क्या है, शक्ति के रूप में? किसने राज्य को एक शक्ति के रूप में डिफाइन किया है? चलिए जी, क्विकली देख लेते हैं, आई हैव अनदर क्लास ऑल्सो। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ,
अगेन अभी बताया कि जो ग्रीन क्या है वो आइडियलिस्ट थिंकर है, उनके हिसाब से राज्य पावर नहीं, वो क्या है, मॉरल विल का रिजल्ट है, ठीक है, नैतिक इच्छा, तो इसलिए ग्रीन नहीं आएंगे, बाकी तीनों आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेबाइन हु इज द फिलोसोफर हु फर्स्ट गिव द स्टेट द मीनिंग विच लेटर बिकेम एसोसिएटेड विद इट्स मॉडर्न पॉलिटिकल प्रैक्टिस। सेबाइन के हिसाब से वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। मजेदार क्वेश्चन है काफी। चलिए जी देख लेते हैं मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली ने उसको रैशनल बेसिस दिया है, जहां पे प्रिंस क्या करेगा, रैशनल बेसिस पे वायलेंस का यूज कर सकता है। तो वो आज मॉडर्न टर्म में एक मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट के एक प्रोपोनेंट के रूप में भी देखा जाता है मैकियावेली की प्रिंस बुक को। वाज द फर्स्ट टू डिपिक्ट द स्टेट एज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, सबसे सुप्रीम संस्था है, बाकी सब किसे, हर कम्युनिटी से, इंडिविजुअल से सबसे सुप्रीम राज्य होगा। was later developed as the sovereign state, और बाद में इसको क्या संप्रभु राज्य बोल दिया गया। और राज्य आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे रियलिस्ट थिंकर ने भी बाद में बोला, और मैकियावेली रियलिस्ट थिंकर में गिने जाते हैं कि जिन्होंने संप्रभु राज्य की बाद में एक नींव रखी। और बाद में मैकियावेली के बाद जैसे बॉर्डिन, हॉब्स, ऑस्टिन, सॉवरन थ्योरी में पढ़ते हैं ना बॉर्डिन एंड ऑस्टिन, ठीक है, तो कराया भी है ये क्लास में, परसों क्लास हुई थी तो उसके इनसे रिलेटेड थिंकर भी किए हैं हमने, कॉन्सेप्ट्स भी किए हैं। तो बॉर्डिन और ऑस्टिन, ये इन थिंकर्स को बाद में इन्होंने क्या किया है, इन्फ्लुएंस भी किया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन वर्सेस स्टेट। मैन वर्सेस स्टेट के थिंकर कौन है? चलिए चलिए जी, लास्ट है, देख लेते हैं, स्पेंसर। तो ये बुक जो है मैन वर्सेस स्टेट किसने लिखी है? स्पेंसर ने लिखी है। अच्छा, रहते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन और बचते हैं। कार्ल मार्क्स का एलियनेशन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट उनकी किस पुस्तक में दिया गया? फैक्चुअल नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सो वुड बी इजी। इकोनॉमिक एंड, वेरी गुड, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। तो 1844 में जो उनकी बुक थी, इसमें उन्होंने अपनी एलियनेशन यानी कि अलगाववाद की थ्योरी और उसके सिद्धांत को इसमें मेंशन किया, जिसमें वो 4 तरीके के अलगाव की बात करते हैं। सो यस, दैट वाज इट अबाउट टुडेज क्लास। और जिसने जो भी पीजीटी के डिटेल्ड क्लासेस लेना चाहता है, यूपी पीजीटी के, वी आर हैविंग लाइव बैचेस, जहां पे मैं आप लोगों की ट्यूसडे टू सैटरडे 4:30 बजे ऐप के ऊपर डेली क्लासेस होती हैं, सिलेबस के हिसाब से सेक्शनल टेस्ट होते हैं। तो जिसने एनरोल नहीं किया है और करना चाह रहा है तो जल्दी से जाएं ऐप के ऊपर, जहां पे आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। This is the timing of my free class on Wednesday, Friday. I meet on YouTube channel for UP PGT, and Tuesday, Thursday and Saturday I meet for DSSB. दोनों ही बट important है, as I always told you. तो ये चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वे यू गेट फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेस एंड मेनी मोर सच थिंग्स। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और जब तक until we don't meet in the next class, till then keep learning, keep watching। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल 3:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।